Good morning, students. How are you today? I wish for your good health. Stay safe, stay at home. So, during the last lecture, last discussion, we have discussed about the motion economy. The motion economy is all about the removal of the unnecessary motion of the human body during the production, so as to achieve a high productivity and efficiency of the plant as well as the resources. Today we will see what we have in the next slide. After the data to be recorded during the production related to the motion of the body parts of the human resource, we have to analyze the data, and if we find any unnecessary or unproductive motion or extra motion of the body parts of the human resource, then we have to develop a method for the same job for the same person by eliminating those extra movements. So whenever we develop a new method, a new strategy to do the same job, we have to recommend the same in front of the management. Our recommendation should be based on what the production unit desires. The proposed strategy, the new methodology should meet the requirements of the management, which will be definitely related to the optimized use of the available resources, higher productivity rate, and higher efficiency of the plant by saving the financial resources. And after recommendation, if the management approve the proposed methodology, it will be implemented or installed by replacing the old methodology for the same job, for the same human resource, for the same person. जब हम किसी ह्यूमन रिसोर्स के डेटा को फिल्म द्वारा, रिकॉर्डिंग द्वारा रिकॉर्ड करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, और यदि हम ये पाते हैं कि ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के कुछ अननेसेसरी मोशंस हैं, मूवमेंट्स हैं, जिनकी वजह से जो प्रोडक्शन टाइम है वो बढ़ रहा है, या जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है उसकी एफिशिएंसी डाउन हो रही है, कम हो रही है, तो हम ऐसे मूवमेंट्स को एलिमिनेट कर देते हैं। और जब ये एलिमिनेट हो जाता है और नया मेथड, नया स्ट्रेटेजी उसी काम को करने के लिए, सेम काम को करने के लिए, सेम जॉब को परफॉर्म करने के लिए सेम ह्यूमन रिसोर्स द्वारा जब हम बना लेते हैं, तो उस स्ट्रेटेजी को फिर हम टॉप मैनेजमेंट के सामने पुट करते हैं, उनको बताते हैं कि पुरानी स्ट्रेटेजी ये थी और नई ये है। फिर अगर टॉप मैनेजमेंट द्वारा, जो टॉप लीडर्स होते हैं, टॉप मैनेजर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, जब इनके द्वारा बताई गई स्ट्रेटेजी, बताई गई मेथडोलॉजी अप्रूव हो जाती है, फिर इस मेथडोलॉजी को
इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, सेम जॉब के लिए, सेम ह्यूमन रिसोर्स के लिए, सेम पर्सन के लिए, सेम मशीन टूल के लिए। ठीक है, इम्प्लीमेंट करते हैं, काम किया जाता है, फिर क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि जब हम नई मेथोडोलॉजी को जब हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, फिर उस मेथोडोलॉजी को या उस मेथड को मेंटेन किया जाता है। मेंटेन किस तरीके से करते हैं, उसमें क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ये आपके सामने लिस्टेड है इस स्लाइड में, कि जैसे ही हमने मेथोडोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया, फिर हम फॉलोअप करते हैं। फॉलोअप इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि हमने पुरानी कोई चली आ रही मेथोडोलॉजी को, स्ट्रेटेजी को रिप्लेस किया है। तो अगर नई स्ट्रेटेजी को आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है तो फिर उसको फॉलोअप करना ज़रूरी है, ताकि उसके भी डेटा रिकॉर्ड्स किए जा सकें और जो पुराने डेटा हमारे पास हैं उनसे कंपेयर किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि वो जो नई मेथोडोलॉजी है वो कितनी इफेक्टिव है। ठीक है, तो फॉलोअप करते हैं। फॉलोअप करने के बाद में ये देखा जाता है कि जिस तरीके से हमने मेथोडोलॉजी को, स्ट्रेटेजी को डेवलप किया है, ये उसी तरीके से वर्किंग में है या नहीं। ठीक है, या किसी तरीके की परेशानी इसके इम्प्लीमेंटेशन में तो नहीं आ रही है। फिर जब फॉलोअप करते हैं, फॉलोअप के साथ साथ में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग भी होती है। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का मतलब यही होता है कि हम मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं अपने नई स्ट्रेटेजी को, उसके डेटा भी रिकॉर्ड करते हैं मॉनिटरिंग के दौरान। ठीक है, फिर ऑडिट ऑफ द सेविंग्स मीन्स क्या होता है कि क्योंकि हमने अननेसेसरी मोशंस को एलिमिनेट किया है, तो हम देखते हैं कि जब हमने एक्स्ट्रा मोशन, एक्स्ट्रा मूवमेंट्स को, ह्यूमन रिसोर्स के, टूल के या मटेरियल के एक्स्ट्रा मूवमेंट को हमने अगर एलिमिनेट किया है, नई स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट किया है, तो हमारी टोटल टाइम सेविंग कितनी है। ठीक है, क्योंकि हम इसको फिर कन्वर्ट करते हैं मनी सेविंग्स में। देखते हैं कि भाई मॉनेटरी सेविंग कितनी हो रही है हमारी ऑडिट से, हम प्रॉफिट में है या इस मेथड नई स्ट्रेटेजी को जो है नई मेथोडोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के बाद में हम लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, फिर ऑडिट जब होता है, इसके बाद में रिव्यू होता है अप्रोच का, इन केस अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो रही हैं किसी वजह से, तो हम रिव्यू करते हैं। जो नई अप्रोच हमने बनाई है, नई मेथोडोलॉजी जो हमने बनाई है, हम उसका रिव्यू करते हैं कि कहाँ इशू आ रहा है। हमने जब अननेसेसरी मूवमेंट्स हटा दिए हैं, उसके बावजूद अगर हमको जो रिक्वायर्ड प्रोडक्टिविटी है वो नहीं मिल पा रही है, तो इसका मतलब ये है कि अब इसको कहीं ना कहीं रिव्यू करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में कुछ तो गलत हुआ है। ठीक है, मिस इम्प्लीमेंटेशन तो है कहीं ना कहीं। फिर जब रिव्यू करते हैं, फिर रिव्यू के दौरान हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं नई मेथोडोलॉजी के या नए प्रपोज्ड मेथड के इफेक्टिवनेस का, that how much effective the new methodology is by comparing it with the previous one. प्रॉफिटेबिलिटी के रिस्पेक्ट में किया जाता है, वर्कर एफिशिएंसी के लिए किया जाता है, मशीन आइडल टाइम के रिस्पेक्ट में कंपेयर किया जाता है, टूल आइडल टाइम के लिए किया जाता है, रॉ मटेरियल आइडल टाइम के लिए के रिस्पेक्ट में जो है कंपेयर किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें रहती है इसके अंदर। तो इफेक्टिवनेस तो हमको थोड़ा सा मेज़र करना पड़ता है। ये देखते हैं कि नई स्ट्रेटेजी हमारी कितनी इफेक्टिव है भाई। कभी कभी न्यू मेथोडोलॉजी के लिए इन्वेस्टमेंट भी हो जाते हैं, तो देखना पड़ता है कि जो नया इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है, वो हमारा फ्रूटफुल रहा कि नहीं, पॉजिटिव रहा कि नहीं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो हम नई स्ट्रेटजी को कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ती है तो हम फिर नई स्ट्रेटजी को वापस से पुरानी स्ट्रेटजी से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट स्लाइड।
इस टॉपिक के बाद में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है वर्क मेजरमेंट और टाइम स्टडी। ये क्या होता है वर्क मेजरमेंट और टाइम स्टडी? इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में ये देखा जाता है कि किसी जॉब को करने के लिए एक वेल स्किल्ड, एक वेल क्वालिफाइड वर्कर जो है वो कितना टाइम ले रहा है। हाउ मच टाइम ए वेल क्वालिफाइड, वेल स्किल्ड वर्कर required to accomplish the assigned job by giving his 100% potential। तो ये बहुत ज़रूरी है देखना कि जितना टाइम किसी जॉब को पूरा करने में लगना चाहिए, उस जॉब को करने के लिए एक वर्कर जिसको हम वेल क्वालिफाइड, वेल स्किल्ड मानते हैं, वो कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, हर काम को करने के लिए, हर जॉब के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होता है कि ये एक स्टैंडर्ड टाइम है, इसमें प्लस माइनस हो जाता है उन फैक्टर्स के लिए जो वर्कर्स के कंट्रोल में नहीं है। ऐसी कंडीशंस को भी कंसीडर किया जाता है। फिर ये देखा जाता है कि हमारा जो वर्कर है वो एक्चुअली कितना टाइम ले रहा है किसी काम को करने के लिए। ठीक है, ये टाइम स्टडी या वर्क स्टडी में किया जाता है, इसके टूल्स होते हैं। ठीक है, तो किसी स्टैंडर्ड टाइम के कंपैरिजन में किसी एक्टिविटी को कंप्लीट होने में कितना वक्त लग रहा है, इसका जो एस्टिमेशन होता है वो टाइम स्टडी या वर्क मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, और कंडीशन इसके अंदर ये है कि वो जो वर्क होगा जिसको हम मेज़र कर रहे हैं वो उस ही स्टैंडर्ड का होगा जिस स्टैंडर्ड को पहले से डिफाइन कर दिया जाएगा कि ये इस तरीके से होना है, इस मशीन पर प्रोसेस होना है और इस वर्कर के द्वारा होना है। उन डेटास को रिकॉर्ड किया जाता है, देन कंपेयर किया जाता है जो हमारे स्टैंडर्ड डेटा है उनसे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये कंडीशन होती है कि जो स्टैंडर्ड टाइम रहता है उसमें हम इतना टॉलरेंस रखते हैं कि ऐसे फैक्टर्स को कंसीडर कर लिया जाए जो फैक्टर्स वर्कर के कंट्रोल में हैं ही नहीं। ठीक है, तो अगर उसकी वजह से कोई टाइम लगता है तो वो फिर हम जो है उसको भी नोट डाउन करते हैं और फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी उस तरीके से नहीं होती कि हम उनको डिलेज में काउंट करें। वो डिलेज नहीं कहलाते क्योंकि ये नेचुरल इश्यूज होते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। सो हियर वी हैव द डेफिनेशन ऑफ द वर्क मेजरमेंट और टाइम स्टडी दैट simply it can be defined as the application of the technique designed to establish the work content of a specified task by determining the time required for carrying out the task at a defined standard of performance by a qualified worker। ठीक है, तो so it is very easy to learn or understand, just you understand the concept and develop or write the application wherever write the definition wherever it is required in your own view। आप लोग पढ़िए, समझिए और जब भी ज़रूरत पड़े किसी को बताने के लिए या कहीं लिखने के लिए तो आप उसी तरीके से डिफाइन कीजिएगा किसी डेफिनेशन को जिस तरीके से आप उस डेफिनेशन को या कॉन्सेप्ट को या फेनोमेना को समझते हैं। ठीक है, वर्ड टू वर्ड लर्न करने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। हियर वी हैव द डेफिनेशन ऑफ द क्वालिफाइड वर्कर कि क्वालिफाइड वर्कर्स कौन होते हैं, कैसे हम बताते हैं कि ये पर्टिकुलर जॉब के लिए क्वालिफाइड वर्कर है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स को मीट करता हो, रिक्वायर्ड फिजिकल एट्रीब्यूट्स को मीट करता हो, जिसके पास में वो इंटेलिजेंस, वो स्किल, वो एजुकेशन क्वालिटी हो जो किसी टास्क को, किसी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये
हर जगह पर यही वाला कॉन्सेप्ट काम होता है, लगता है। जैसे आप लोग इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, फिर आपका सिलेक्शन होता है, तो वो जो सिलेक्शन होता है उसमें आपकी जो मार्कशीट के डेटा हैं वो सब एक अलग मैटर है, लेकिन देखा ये जाता है कि क्या आप उस सीट के लिए, उस पोस्ट के लिए, उस वर्क के लिए आप काबिल हैं या नहीं, आपके पास काबिलियत है या नहीं जो उस सीट को, उस जगह को, उस वर्क को चाहिए जिसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है और जिसकी कंपनी को रिक्वायरमेंट है। तो अपनी स्किल को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, स्किल इन्हांसमेंट बहुत ज़रूरी है। जो आपके पेपर्स में मींस मार्कशीट वगैरह में जो आपके मार्क्स हैं, जो परसेंटाइल हैं, ये सब अलग मैटर है, वो आपको बस इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कराते हैं। लेकिन रियल इंटरव्यू तो वही आपको जो है पास कराता है जब आपके पास में एक क्वालिफाइड वर्कर की क्वालिटीज़ हों। तो आप मार्कशीट को तो अपने देखते हुए चलें, उसको स्ट्रॉन्ग करें, उसे एनहांस करें, कोई गलत नहीं है, लेकिन आप खुद को भी, अपनी स्किल्स को भी, अपने पोटेंशियल को भी साथ ही साथ इन्हांस और इम्प्रूव करते हुए चलें। कागज़ अकेले कुछ नहीं करेंगे, जो पेपर्स हैं वो कुछ नहीं कर सकते, वो केवल आपको इंटरव्यूअर के सामने पहुंचा देंगे। बाद बाकी तो आपकी अपनी स्किल है, आपकी नॉलेज है, आपके वर्क है, आपके प्रोजेक्ट हैं, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। सो फॉर टुडे इट इज़ इनफ, and right from the second right in the second class, next class we will study about the objectives and the ways or method to measure the work. So till then, stay tuned at my channel, subscribe it, share it. Thank you very much. We'll meet in the next lecture soon. Thank you. Stay at home, stay safe.